रिएक्ट जेएस में वर्डप्रेस के पोस्ट को कैसे फेच करना है, आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम एक्सियोस का यूज़ करें उसके पहले मैं ये जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा ठीक कर लूँगा, और जो हमने ये फाइल्स बनाई हुई है हेलो डॉट जेएस, चाइल्ड डॉट जेएस और ये सीएसएस का फोल्डर, इन सबको मैं एक्चुअली डिलीट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल गई। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो कंपोनेंट्स का फोल्डर है, अभी हमारे पास एम्प्टी फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा पेजिस। ठीक है, तो अब ये जो पेजिस फोल्डर है उसके अंदर हम अपने अलग अलग पेजेस को स्टोर करेंगे। आगे चल के हम होम पेज, एक कॉन्टैक्ट पेज और जो हमारे पोस्ट है वो, और सिंगल पोस्ट पेज, ये चीज़ हम क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पेजेस है उसके अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करूँगा, पोस्ट्स। अब ये जो पोस्ट्स फोल्डर है वो हमारा फोल्डर बन जाएगा, जो हमारे ऑल पोस्ट वाला जो पेज है वो पेज का यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जो पेजेस है उसके अंदर मैं अभी से एक और फोल्डर बना लेता हूँ, होम। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हायरार्ची यहाँ पे दिख रहा था वो यहाँ पे ऊपर नीचे दिखने लगेगा अभी। ओके चलिए, तो अभी होम की ज़रूरत नहीं है हमें, हमें अभी काम करना है पोस्ट्स के अंदर। एक्चुअली यहाँ पे इसको मैं एक बार रीनेम करता हूँ, और जो पोस्ट का पी है उसको कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, और जो होम का एच है उसको भी हम कैपिटल कर देंगे। चलिए, ये क्यों किया, क्योंकि बस मुझे ऐसा लगा ये करना सही रहेगा। और एक और भी रीज़न है वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं पोस्ट के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, जो हमारे रिएक्ट के कंपोनेंट होते हैं वो, जो हमारे रिएक्ट के कंपोनेंट होते हैं यानी कि जो फंक्शन होता है वो, और जो फाइल होता है उसका नाम सेम रखते हैं। जिससे कि क्या होता है, जब हम उसे इंपोर्ट करते हैं तो हम उस फाइल का नाम लिखते हैं और उसके अंदर जो फंक्शन होता है उसका नाम हम मेंशन नहीं करते, जस्ट हम उस फाइल तक उसको पहुंचा देते हैं और वहाँ पे वो जो फंक्शन है हम उसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमें वहाँ पे मिल जाता है। लेकिन जैसा मैंने अभी यहाँ पे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप किया है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे हमारा होम पेज है और हमारा पोस्ट पेज है, तो जो पोस्ट पेज है वहाँ पे मैं इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर सकता हूँ, index.js। ठीक है, अब ये जो index.js है इसको मुझे app.js के अंदर अगर इंपोर्ट करना हो तो मैं इसको कैसे लिखूँगा। देखिए, यहाँ पे पहले ये हेलो कंपोनेंट निकाल देते हैं, तो एरर आ रहा है नीचे। ठीक है, इसका ये जो इंपोर्ट है वो भी निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए, तो index.js यानी कि जो हमारा पोस्ट है उसको हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट पोस्ट फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स, उसके अंदर हमारे पेजेस, और उसके अंदर हमें बन जाएगा पोस्ट्स। ठीक है, तो यह क्या करेगा, जो हमारा पोस्ट्स फोल्डर है उसके अंदर जो भी हमें index.js मिलेगा उसके अंदर से हमारा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे पोस्ट का कोई कंपोनेंट क्रिएट नहीं किया मैंने, तो index.js में चलता है। यहाँ पे कर देंगे पोस्ट्स। ओके, अब सेव करते हैं। फिर कंपाइल हो रहा है ये, देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, पहले सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। फ्रंट एंड में देख लेते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे पोस्ट आ गया, इसको वापस से मैं साइड बाय साइड सेट करना भूल गया, तो अभी कर लेते हैं। ओके, साइड बार को बंद। ठीक है, चलिए, ये हो गया, हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर सेट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ऐप डॉट जेएस को यहाँ पे डाल देते हैं, इंडेक्स को यहाँ पे। तो ये जो हमारा इंडेक्स डॉट जेएस है वो हमारे ऑल पोस्ट का पेज बनेगा। ठीक है, हमारी वर्डप्रेस के वेबसाइट में जितने भी पोस्ट्स है वो हमें इस पेज के अंदर डिस्प्ले करवाना है। वर्डप्रेस के पोस्ट को फैच करने के लिए हमें वर्डप्रेस की एपीआई कॉल करनी पड़ेगी, और एपीआई को कॉल करने के लिए हम रिएक्ट जेएस में एक्सियोस का यूज़ करने वाले हैं। तो एक बार के लिए मैं सर्वर को बंद करता हूँ, और मैं यहाँ पे हूँ फ्रंट एंड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमें कमांड फायर करना है, npm इंस्टॉल एक्सियोस और एंटर, जिससे कि हम एक्सियोस का यूज़ कोई भी एपीआई को कॉल करने के लिए कर पाएंगे। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं काम करता हूँ, यहाँ पे जैम सर्वर को भी ऑन कर लेता हूँ। हमें वर्डप्रेस के एपीआई को कॉल करना है,
तो वर्डप्रेस के एपीआई को कॉल करने के लिए ऑब्वियसली जैम्प सर्वर ऑन होना ज़रूरी है, तो जैम्प को ऑन कर लेते हैं। चलिए हमारा जैम्प सर्वर स्टार्ट हो गया है, इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। हमारा जो एक्सियोस है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, एडिट फ्री पैकेजेस। ठीक है, यहाँ पे एक वो हाई सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज़ की वार्निंग दे रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए हम उसे इग्नोर करते हैं। तो अब अगर मुझे यहाँ पे एक्सियोस का यूज़ करना हो तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करेंगे उसे। तो ये आ गया हमारा एक्सियोस का पैकेज। हमारा जब रिएक्ट का कंपोनेंट लोड होगा वो हमारे वर्डप्रेस के एपीआई को कॉल करेगा, और उस एपीआई में से जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हमें यहाँ पे एक लूप में डिस्प्ले करवाना है। तो हमें एपीआई को तब कॉल करना है जब हमारा जो कंपोनेंट है वो लोड हो जाएगा। तो किसी भी कंपोनेंट का लोड इवेंट गेट करने के लिए रिएक्ट जेएस में हम यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि यूज़ इफेक्ट क्या है तो आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, आपको उसका लिंक अभी ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो अब ये यूज़ इफेक्ट तो यहाँ पे हमने लिख दिया, इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें अपने एक्सियोस का यूज़ करके जो डेटा है उसे गेट करवाना है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे ऊपर एक कॉन्स्ट बना लेते हैं। क्या करेंगे, इसको एक एम्प्टी एरे बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पोस्ट्स इज इक्वल टू एक्सियोस डॉट गेट, और इसके अंदर हमारा जाएगा यूआरएल। तो यूआरएल क्या है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा लोकल होस्ट स्लैश WP डेमो के, नहीं है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, तो ये जो पाथ है लोकल होस्ट WP हेडलेस और सर्वर, ये है आपके वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का पाथ, और ये जो सर्वर है वो आपके इंस्टॉलेशन का नाम है। यानी कि अगर आप कोई लाइव सर्वर पे काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ उस सर्वर का डोमेन देना है, और आपको उस डोमेन के बाद WP जेसन WP और वर्जन 2 का यूज़ करना है। तो ये जो पार्ट है वो आपका सेम रहेगा, और ये जो पार्ट है वो आपका डिफरेंट हो सकता है, आपके इंस्टॉलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने फोल्डर्स का नाम क्या रखा है, और अगर लाइव सर्वर है तो आपका ये डोमेन बन जाएगा। ठीक है, एंटर करते हैं यहाँ पे। तो वर्जन 2 के अंदर हमारे पास जितने राउट्स हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे, तो उसमें से हमें एक राउट्स मिलता है पोस्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलूँगा, ये जो यूआरएल है इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ये हमारा यूआरएल आ गया, लोकल होस्ट WP हेडलेस सर्वर, और यहाँ पे लास्ट में V2 के बाद में यहाँ पे लिखूँगा पोस्ट्स। ठीक है, चलिए, तो अब क्या होगा, हमारा जो एक्सियोस का पैकेज है वो इस यूआरएल में जाके डेटा को गेट करेगा, और ये जो पोस्ट्स है इसको यहाँ पे करवा देते हैं कंसोल लॉग। चलिए सेव करते हैं। हमारा npm स्टार्ट नहीं हुआ है तो npm हम स्टार्ट कर देते हैं। फ्रंट एंड में जाते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट को ओपन कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा ये npm स्टार्ट होने में। कंसोल में तो क्या हो रहा है, ये पुराने कंसोल्स है तो इसको निकाल देते हैं, एक बार रिलोड करते हैं पेज को। ओके, अभी तक हमारा सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं सर्वर के स्टार्ट होने का। चलिए यहाँ पे रिएक्ट जेएस कंपाइल हो गया है, यहाँ पे देख लेते हैं कि एरर क्या है। यहाँ पे फिर चाइल्ड, ये चाइल्ड वाला है, इनवैलिड असाइनमेंट टू कॉन्स्ट। ओके, एक जो मैंने गलती की है यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट वेरिएबल बनाया है, और उसके अंदर मैं वापस से असाइन कर रहा हूँ, लेकिन जो कॉन्स्ट होते हैं उनमें हम चीज़ों को दूसरी बार असाइन नहीं कर सकते। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ इस लाइन को, और यहाँ पे आके इसको डिफाइन कर देता है। ठीक है, चलिए सेव किया मैंने एक बार, वापस से कंपाइल हो रहा है। चलिए एरर निकल गई, और यहाँ पे हमें एक प्रॉमिस मिल गया है जिसमें यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है स्टेट। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारा जो रिएक्ट का कंपोनेंट है वो लोड हुआ, हमारा यूज इफेक्ट का फंक्शन कॉल हुआ, और उसके अंदर जब एक्सियोस ने एपीआई को कॉल किया तो वो कॉल जो है वो कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके पहले ही हमारा जो पोस्ट है वो यहाँ पे कंसोल हो जाता है, यानी कि जो कंसोल स्टेटमेंट है वो रन हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें रिएक्ट जेएस को ये बताना है कि एक्सियोस का जो कॉल है वो ख़त्म होने का वेट करे, और उसके बाद हमारा जो कंसोल स्टेटमेंट है उसको रन करे।
तो वो कैसे करेंगे, पहले एक काम करते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया लेट, और उस वेरिएबल को यहाँ पे हमने एक्सियोस के गेट के यूआरएल के जगह पे रख दिया। तो अब हम करते हैं कि कंसोल को एक्सियोस का कॉल खत्म हो उसके बाद कैसे लोड करवाना है। तो हमें यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल करना है, डॉट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे कॉल करेंगे हम देन। ठीक है, तो देन बेसिकली क्या करता है, उसके पहले जो मेथड कॉल हुई है उसका पूरा जो फंक्शन है उसके अंदर जो भी कोड है वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, उसका जो रिजल्ट है वो नहीं आ जाता, तब तक देन एग्जीक्यूट नहीं होता, और जैसे ही उसका खत्म होता है एग्जीक्यूशन, देन हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देन के अंदर एक और एरो फंक्शन जाएगा, और ये जो कंसोल लॉग है मैं देन के अंदर ऐसे रख दूंगा। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई करते हैं, सेव करता हूँ मैं। देखिए मैं नेटवर्क में जाता हूँ, इनको क्लियर कर दिया, अब रिलोड करता हूँ मैं पेज को। देखिए यहाँ पे ये कॉल लगे, ये कॉल यहाँ पे ख़त्म हुए। देखिए फिर से करते हैं, रिलोड करते हैं, एपीआई को कॉल हो गया, और जैसे यहाँ पे 200 लिख के आता है मतलब वो सक्सेसफुली कॉल कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे चलते हैं, फिर से H1 की एरर दे रहा है, तो वो हमारे काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमें प्रॉमिस स्टेटमेंट है वो अभी भी हमें प्रॉमिस ही मिल रहा है। तो ऐसा क्यों, तो देखते हैं क्या हो रहा है। एक काम करते हैं, एक्टिव के वेबसाइट में जाके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो सेकंड लिंक है axios-http, वहाँ पे जाएंगे। ये इंस्टॉल कर लिया हमने, ठीक है। आप उसका CDN के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो ये रहा, मैं गेट है, उसके अंदर देन फंक्शन है, और यहाँ पे रिस्पॉन्स। ओके ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स प्रिंट करना भूल गया, तो यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो हमें पोस्ट वाला वेरिएबल है वो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। सेव करते हैं एक बार, अब देखते हैं कंपाइल हो रहा है। नेटवर्क जैसे ही कॉल ख़त्म होगा यहाँ पे हमें एक रिस्पॉन्स मिल जाना चाहिए। ओके ख़त्म हुआ वो भी। कहाँ गया, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया है, उसके अंदर हमारे पास कन्फिग है, डेटा है, हेडर्स है। डेटा जो है, इस डेटा के अंदर हमारे पास एक एरे है, और उस एरे में हमारे जो पोस्ट्स है वो यहाँ पे मिल रहे हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट डेटा, DATA डेटा। ठीक है, तो फिर से सेव करते हैं, कंसोल क्लियर कर देता हूँ मैं। हमारे पास यहाँ पे एरे आ गया, एरे के अंदर हमें अपने पोस्ट मिल जाएंगे। तो हम अब क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर हमें लूप चलाना है। तो हमारा जो HTML है वो तो यहाँ पे रिटर्न होगा, ठीक है, लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्स है वो तो देन फंक्शन के अंदर है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें हमें एक स्टेट लेना पड़ेगा, उसके अंदर अपना जो डेटा है उसे रखेंगे, और फिर उसे हम यहाँ पे रिटर्न में लूप करके उसका HTML जनरेट करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे ये जो पोस्ट है इसका यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको एरे बना दूंगा, पोस्ट हो गया, होगा that posts is equal to use state। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे देंगे एरे। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा रिस्पॉन्स डॉट डेटा है वो भी एक एरे के फॉर्म में ही आएगा, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम रखेंगे यहाँ पे एम्प्टी एरे। ठीक है, एम्प्टी एरे हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, ये जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा है इसको हम यहाँ पे कर देंगे दैट पोस्ट्स और रिस्पॉन्स डॉट डेटा। तो क्या होगा, जो हमारे पोस्ट का डेटा है, जो ये एरे है, ये जो स्टेट है उसमें हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करता है, एक बार सेव करते हैं, सेव करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। कॉल लगा है यहाँ पे, देखिए कितने कॉल लग रहा है, कॉल लगते ही जा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही हमारा स्टेट अपडेट हो रहा है हम यहाँ पे सेट स्टेट कर रहे हैं, हमारे स्टेट की वैल्यू अपडेट हो रही है, हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, और जैसे ही हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है यूज इफेक्ट वापस से कॉल होता है, जिससे कि ये एक इन्फिनिट लूप में चला गया है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, यूज इफेक्ट में
फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है एक एरो फंक्शन और सेकंड आर्ग्यूमेंट हमें पास करनी है ब्लैंक डिपेंडेंसी लिस्ट। ठीक है, सेव करते हैं इसको, इन सारी चीज़ों को क्लियर कर देता है, कंसोल को क्लियर करता है। देखिए पोस्ट का कॉल 2 बार लगा, तो ये जो 2 बार लग रहा है उसका हम सोल्यूशन करते हैं अभी। लेकिन हमारा जो एरे है, हमारा जो पोस्ट है, वो यहाँ पे आ गया है। तो एक काम करते हैं, कंसोल लॉग को यहाँ से निकाल देते हैं और हमारा जो पोस्ट का वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे कंसोल करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये कर दिया हमने कंसोल, सेव करते हैं, क्लियर। देखिए हमारा जो पोस्ट है उसके अंदर हमें यहाँ पे डेटा मिल गया है, लेकिन हमारे जो पोस्ट है वो यहाँ पे बार बार कॉल भी हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं अभी। क्या करेंगे, हमारा जो React.js का एप्लीकेशन है वहाँ पे हम जाएंगे अपने index.js के अंदर। ठीक है, index.js के अंदर हमें जो ये 2 लाइन है, इन दोनों लाइन को निकाल देना है। इसको निकाल देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं। ठीक है, सेव करता हूँ मैं इसको। अब देखिए हमारा जो नेटवर्क है वहाँ पे कॉल एक ही बार लगना चाहिए। देखिए हमारा जो एपीआई कॉल है वो सिर्फ एक ही टाइम कॉल हुआ। कंसोल में जाता है, अभी भी H1 की एरर है, तो चले ठीक है, इस एरर के लिए भी इसको भी ठीक कर ही देते हैं। इस फाइल का काम हो गया तो इसको मैं बंद करता हूँ। app.js है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको बाहर निकालूंगा मैं और पैराग्राफ टैग को यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही इनफ है। ठीक है, हमारा जो एपीआई कॉल है वो एक बार हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2 बार पोस्ट हुआ। अब जो हमारा कंसोल है वो 2 बार रन हुआ, लेकिन जो हमारा एपीआई कॉल है वो एक ही बार हुआ है। देखिए फिर से दिखाता हूँ, रिलोड करता हूँ मैं। एपीआई कॉल कितने बार हो रहा है, एक बार एपीआई कॉल हुआ, लेकिन जो हमारा कंसोल है वो 2 बार प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हमारा कंपोनेंट लोड हुआ तब भी ये जो कंसोल लॉग है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, लेकिन तब तक एक्सियोस का जो कॉल है वो ख़त्म नहीं हुआ था। जैसे एक्सियोस का कॉल ख़त्म हुआ, हमारा कंपोनेंट री रेंडर हुआ और हमारा जो कंसोल स्टेटमेंट है वो फिर से रन हो गया। यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया है, तो एक काम करते हैं, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट लगा के एक ब्लैंक फ्रैगमेंट रिटर्न करेंगे और उसके अंदर हम लूप चला देंगे अपने पोस्ट के वेरिएबल पे। अब रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर हमें कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेते हैं हम अपने पोस्ट को और उसके ऊपर मैं कर दूंगा मैप। ठीक है, मैप फंक्शन का यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे चलेंगे एक एरो फंक्शन और मैप के अंदर हमें मिल जाएगा एक एक पोस्ट, POST पोस्ट। ठीक है, पोस्ट्स में से हमें एक एक पोस्ट यहाँ पे मिल जाएगा और मैप के अंदर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हमारे पोस्ट को। तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, पैराग्राफ। ठीक है, और इसके अंदर हमारे जो पोस्ट है उसको हम यूज़ कर लेंगे। लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे पोस्ट के पास डेटा कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, एरे के फर्स्ट इंडेक्स में एक ऑब्जेक्ट है, तो ये जो पोस्ट है वो इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट और इसके अंदर हमारे पास कुछ डेटा है। तो देखते हैं, कंटेंट है हमारे पास, पूरा जो कंटेंट है वो है। यहाँ पे हमारे पास टाइटल भी होना चाहिए, ये रहा हमारा टाइटल। ठीक है, अब देखिए टाइटल कैसा है, टाइटल खुद एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर एक और की है, रेंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पोस्ट डॉट टाइटल, सॉरी, हाँ, पोस्ट डॉट टाइटल डॉट रेंडर्ड। ठीक है, तो एक बार इसको सेव करते हैं, यहाँ पे जो सेमीकोलन है वो नहीं आएगा। सेव, कंपाइल हो रहा है, क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमारा कॉल लग गया और यहाँ पे हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आया। ओके, समझ में नहीं आया, एक बार डिलीट करके रिलोड करता है। ठीक है, हमारा जो ब्लैंक एरे है वो आया, उसके बाद हमारे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे चल गया। तो हमारे पास कोई डेटा क्यों नहीं आया, स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, लिटिल रेंडर्ड।
स्पेलिंग तो सही थी। पोस्ट, काम करते हैं, यहाँ पे जो मैप है उसके अंदर हम कंसोल लॉग करवाते हैं पोस्ट को। ठीक है, फिलहाल के लिए ये जो लाइन है इसको कमेंट कर देते हैं। अ, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट आ गए। ओके, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे डेटा है, तो देखते हैं यहाँ पे टाइटल आता है। आपको बेसिकली ये डीबग करना पड़ता है, जब नया नया हम कुछ भी सीखते हैं तो ट्राई एंड एरर ऐसे ही तो सीखते हैं। इसको लेते हैं कॉपी, टाइटल के बाद यहाँ पे कर देता है पेस्ट, सेव करते हैं वापस से। देखिए ये हमारा आ गया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ओके, ठीक है, ये तो आ रहा है। वो भी प्रॉब्लम क्या है, पोस्ट डॉट टाइटल डॉट रेंडर्ड, यहाँ पे कोई एरर बता रहा है, तो एरर क्या है, एक्सपेक्टेड राउंड ब्रैकेट, एक्सपेक्टेड कॉलन, सेमीकॉलन। ठीक है, यहाँ पे सेमीकॉलन लगाना था, वो तो ठीक है। जो हमारा HTML है वो प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, ये डेटा तो आ गया था फिर से। app.js में चलते हैं, पोस्ट को हमने यहाँ पे कॉल किया है। एक काम करते हैं, ये जो दूसरी सारी चीज़ है, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत अभी नहीं है, तो सब कुछ निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, पोस्ट को रहने देते हैं, तो सेव करते हैं। ठीक है, हमारा जो पेज है वो ब्लैंक आ रहा है, वो ब्लैंक क्यों आ रहा है, क्या है यहाँ पे, पैराग्राफ यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए था, फ्रेगमेंट है। स्टैंडर्ड में हमें डेटा तो मिल रहा है। एक काम करते हैं, ये जो पोस्ट है इसको मैं पहले यहाँ पे चेक करवा लेता हूँ। तो क्या होगा, अगर इस पोस्ट के अंदर कोई डेटा है तो ही हमारा जो मैप का फंक्शन है वो यहाँ पे रन होगा। तो देखते हैं क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। ओके, आउटपुट तो नहीं आया अभी भी, आउटपुट क्यों नहीं आया, चलिए। क्या हो रहा है यहाँ पे, पोस्ट डॉट टाइटल डॉट रेंडर्ड, ठीक है, यहाँ पे कंसोल हो रहा है लेकिन यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा। मैं क्या मिस कर रहा हूँ, ओके ठीक है, मैं क्या मिस कर रहा हूँ वो मुझे पता चल गया। देखिए जो मैप का फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम उसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन लिखते हैं तो वो रिटर्न कर देता है, लेकिन अगर हमने मैप फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा लाइन लिखा है तो हमें उसे रिटर्न करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न। ठीक है, सेव करते हैं। देखिए आ गया हमारा यहाँ पे डेटा। तो अब ये जो पोस्ट है वो कहाँ से आ रहा है, हमारे वर्डप्रेस के API में से आ रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे चलो और वर्डप्रेस के बैकएंड में एक बार लॉगिन करते हैं, देखिए दो पोस्ट है हमारे पास यहाँ पे ऐड न्यू करते हैं, और यहाँ पे कंटेंट में कुछ लोरोलिप्स में डाल सकते हैं, तो एक काम करता हूँ, VS कोड में Ctrl+N, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, तो सेट करते हैं HTML में lorem into 2। ठीक, ये हो गया, इसकी कंटेंट आ गया। पब्लिश करते हैं इसको, पब्लिश, चलिए हमारा पोस्ट पब्लिश हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं रिएक्ट जेएस में आता हूँ और यहाँ पे अगर मैं रिलोड करता हूँ, देखिए हमारा जो ये पोस्ट है वो भी हमारे यहाँ पे मिल गया है। और यहाँ पे एक एरर दे रहा है, वार्निंग दे रहा है एक्चुअली, क्या बता रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉपर्टी। तो रिएक्ट जेएस हमें बोलता है कि जब भी हम मैप फंक्शन से कुछ रेंडर करते हैं, जो लूप के अंदर पेरेंट एलिमेंट है उसमें एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए की नाम की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग में डाल दूंगा की, और इसकी जो वैल्यू है वो हमें यूनिक चाहिए, मतलब उसके अंदर सारे लूप एलिमेंट्स में ये जो वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए। तो यूजुअली क्या करता है,
हमारा जो लूप एलिमेंट चल रहा है उसमें हमारे पास आईडी होती है, तो आईडी का यूज़ कर लेते हैं। बाकी आप यहाँ पे दूसरा भी कुछ यूनिक वैल्यू अगर आपको मिलती है, जैसे कि मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पे जो नेम है वो भी मेरे पास यूनिक है, मतलब सारे जो नेम है वो भी मेरे पास यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं उसका भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे डाल देते हैं टाइटल, और टाइटल निकाल दूंगा एक्चुअली, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा आईडी। ठीक है, तो पोस्ट के अंदर हमारे पास आईडी भी मिल रही है, वो निकाल देते हैं कंसोल स्टेटमेंट में से। अगर हमें कोई गलत लिखा है ये आईडी वाला तो पता चल जाएगा। सेव करते हैं, क्लियर, वेट करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे आईडी है। तो ये जो आईडी है वो हमारे वर्डप्रेस की पोस्ट की आईडी है, और ये जो आईडी है वो हमेशा यूनिक रहने वाली है, इसलिए हम की में इसी आईडी का यूज़ करेंगे। और वो एरर भी निकल गया यहाँ से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से कंसोल स्टेटमेंट को भी हटा देते हैं, और यहाँ पे आ गया यहाँ पे डेटा। ठीक है, यहाँ पे लोगो का हमें वार्निंग दे रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, app.js में से। यहाँ पे लोगो हमने यूज़ नहीं किया तो इसको यहाँ से निकाल देते हैं। देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हमारा जो कोड है वो क्लीन रहे, क्योंकि जब आप गिटहब पे से इसको क्लोन करेंगे तो आपको एक क्लीन कोड यहाँ से मिल सके। ठीक है, तो मैं ये कंसोल स्टेटमेंट है इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे रहने देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। एक काम करते हैं, एक्चुअली ये जो कंसोल स्टेटमेंट है मैंने यहाँ से निकाला, उसको वापस यहाँ पे रख देता हूँ मैं। तो जब आप यहाँ पे इसको कोड को रन करेंगे तो आप भी यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है वो आ रहा है हमारा, जो ये कंसोल स्टेटमेंट है वहाँ से, और ये जो लॉग है ये आ रहे हैं हमारे लूप के अंदर से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस सीरीज़ के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन है, अगर आपके पास इस सीरीज़ के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो आप वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।